नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आओ सीखे पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है और कौन कौन से अनुच्छेद इनके अंदर आते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम इसमें मौलिक अधिकारों का समग्र अध्ययन करेंगे। हम एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो तो मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत ना हो। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 3 है उसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। साथ ही भाग 3 को भारत का या फिर संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक आज़ादी का बहुत ही बड़ा चार्टर, यानी कि बहुत ही बड़े अधिकारों का समूह, उसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और इसको मूल अधिकार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमें जो अधिकार दिए हैं उसकी गारंटी प्रदान करता है और साथ ही ये एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है। जो अधिकार इसमें दे रखे हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अब हम देखते कि मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। तीसरी बात, मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी दिए हुए हैं। चौथा है, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है या राज्य के खिलाफ प्राप्त है। अब इन सब का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसकी रक्षा के लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं, यानी हम न्यायालय में जा सकते हैं, इसलिए ये वाद योग्य हैं। अब मौलिक अधिकार सीमित हैं। सीमित कैसे हैं? क्योंकि हमारे राज्य द्वारा या फिर देश द्वारा इनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि अगर ज़रूरत हो, ऐसा कोई ठोस कारण हो तो सरकार के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और तीसरी बात है, मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इनको छोड़कर जो बाकी जो बचे हैं मौलिक अधिकार वो सभी विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। फिर चौथा हमने देखा इसकी विशेषता कि मौलिक अधिकार अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या है कि संसद इनमें कटौती कर सकती है। जैसे कि आपातकाल की स्थिति होती है तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी जो अधिकार होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। जब देश में आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तब ऐसा होता है। तो हम इसको स्थायी नहीं बोल सकते हैं मौलिक अधिकार, इसलिए इनको अस्थायी बोला जाता है। फिर हमने इसकी विशेषता देखी कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। विरुद्ध कैसे मिले हुए हैं? यानी कि मूल अधिकार जो है वो राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। जैसे कि जनता को प्राप्त है अधिकार, तो जनता के साथ में आपको इस तरह के कृत्य नहीं करने हैं, तो राज्यों पर ये प्रतिबंध लगाता है। एक तरह से मौलिक अधिकार है जो है वो हम अगर अपने देश या राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में इनको माना जाता है, क्योंकि ये प्रतिबंध लगाते हैं राज्य के ऊपर ऐसा ना करें ये सब। तो ये दोस्तों इसकी विशेषताएं हो गई। फिर इसमें क्या हुआ था कि जो मूल संविधान जब बना था उस समय 7 प्रकार के कुल मिलाकर मौलिक अधिकार थे। फिर 44वें संविधान संशोधन से जो कि 1978 में हुआ था, उससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसको हटा के क्या कर दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के रूप में। नया अनुच्छेद बना अनुच्छेद 300 के और उसके अंदर संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया था। यानी कि 7 में से 1 चला गया तो अब 6 अधिकार बचे मूल अधिकार। फिर क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन से 2002 में 86वें संविधान संशोधन से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया। इसको मूल अधिकार बना दिया गया। तो इससे फिर क्या हुआ कि पुनः जो संख्या थी वो 7 हो गई। हालांकि कुछ किताबों में नहीं मानता है इसको पार्ट मानते हैं इन अधिकारों का, लेकिन बहुत सारी बुकों में
इसको अलग से भी अधिकार मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि 7 संख्या फिर से हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी इसकी विशेषताएं और इसका बैकग्राउंड, यानी कि इसकी भूमिका। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर अनुच्छेद है और कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 जो है उसके अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो राज्य शब्द आ रहा है वो देश के लिए आ रहा है, ना कि किसी एक स्टेट के लिए आ रहा है। राज्य शब्द को भारत के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो अब इस अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके अंदर राज्य शब्द को परिभाषित कैसे कर रखा है, इसमें बता रखा है कि अगर ये शब्द इस्तेमाल होंगे तो इसको मतलब ये होगा कि हम राज्य की बात कर रहे हैं, यानी हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से तत्व शामिल है इसमें, तो भारत की सरकार या संसद, राज्यों की सरकार है या विधानमंडल, और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। इनकी जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम एक राज्य की बात कर रहे हैं या फिर हम पूरे देश की ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से इस अनुच्छेद के अंदर राज्य को परिभाषित कर रखा है। फिर अनुच्छेद 13 है, तो 13 के अंदर क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में प्रावधान कर रखा है। यानी कि जो मौलिक अधिकार के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं उससे असंगत है, यानी उससे मेल नहीं खाते हैं या फिर उनको शॉर्ट करते हैं, उनका अल्पीकरण करते हैं, ऐसी जो विधियाँ हैं उनके बारे में प्रावधान कर रखा है। यानी कि ऐसी विधियाँ हैं जो मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ करती है या उनको किसी तरह से उनका अल्पीकरण करती है, तो उनके बारे में इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 14 है, उसके में कानून के समक्ष समानता दी गई है और इसके अंदर 2 बातें हमारे को मुख्यतः रूप बताई गई है, कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। दोस्तों इसमें कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही अलग अलग बातें हैं। कानून के समक्ष क्षमता एक प्रकार से नेगेटिव अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि का समान संरक्षण जो है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। अब नकारात्मक कैसे और सकारात्मक कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। पहली बात तो यह है कि कानून के समक्ष क्षमता जो है वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है और विधि का समान संरक्षण जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब कानून के समक्ष समानता के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर विधि के शासन पर बल दिया जाता है मुख्य रूप से। इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी को आप विशेष अधिकार मत दो, सभी को समान अधिकार दो। तो ये विशेषाधिकार देने का निषेध करता है, यानी रोकता है किसी को विशेष अधिकार देने के लिए। तो इस कारण से इसको एक नकारात्मक अवधारणा बोलते हैं, क्योंकि ये निषेध कर रहा है, मना कर रहा है किसी भी विशेष अधिकार को देने के लिए। जबकि विधि का समान संरक्षण जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये अमेरिकी अवधारणा है, ये मैंने आपको बताया अभी। इसके अंदर ये कहा जाता है कि समानता है, ठीक बात है, लेकिन जो समाज में असमान है, जैसे कि पुरुष है और महिलाएं और बच्चे, इन दोनों में हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है। इनके जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसमें भी कभी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में काफ़ी नीचे है। तो इस अवधारणा में क्या होता है कि समाज में जिनकी स्थिति डाउन है उनको आप विशेष अधिकार दो। ये जन कल्याण के लिए महिलाओं और वंचित वर्ग जितने भी है बच्चों के अलावा, उनको विशेष कानून, उनके लिए विशेष कानून बनाए जाने के लिए बोलता है। इसलिए ये कानून देने की बात कर रहा है, ये विशेष अधिकार देने की बात कर रहा है, इसलिए इसको सकारात्मक अवधारणा बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ऊपर वाला सबको समान अधिकार देने की बात करता है, जबकि नीचे वाला समान अधिकार नहीं देने की बात करता है। जो समाज में जिनका स्थान नीचे है उनको ऊपर उठाने की बात करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 15 आता है। 15 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव का निषेध करता है। ये चीज़ इसके अंदर दे रखी है। इसको हम इसकी व्याख्या के रूप में देखें तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ में उसका जो वंश है, उसकी जाति है, लिंग है या फिर जन्म के स्थान पर उसके प्रति भेदभाव नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी अलग क्षेत्र का रहने वाला है तो हम, जैसे कि कोई अलग जाति का है या फिर कोई लिंग अलग है, कोई महिला है या फिर पुरुष है, तो दुकानों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थानों में, कुओं में से पानी भरते समय, तालाबों में नहाते समय, स्नान गृह में नहाते समय, सड़कों पर, हम किसी भी जगह पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये दे रखा है अनुच्छेद 15 के अंदर।
फिर अनुच्छेद 16 है, तो 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा, यानी कि ये आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 16 जो है वो। इसके अंदर लिखा गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर हम आरक्षण की अगर बात करें तो ये इससे एकदम से उल्टा है, अपवाद स्वरूप हम इसको देख सकते हैं। एक और तो इसके अंदर कहा गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके दूसरी ओर इसके विपरीत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये इसके साथ मेल नहीं खाता है। जबकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है आरक्षण देने के पीछे? आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो दबे हुए लोग हैं, जो सामाजिक स्थिति उनकी जिनकी डाउन है, आर्थिक स्थिति जिनकी डाउन है, उनको ऊपर उठाया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अमेरिकी अवधारणा जो है उसके ऊपर उसको मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 16। उसके बाद हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत और अस्पृश्यता, इसके बारे में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता करता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। और संसद के द्वारा पारित 1955 का एक एक्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम एक्ट, जो कि पूरे देश में लागू है। उसके तहत उनको दंड दिया जाएगा उस अधिनियम के तहत। तो ये प्रावधान कर रखे हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 के अंदर जो उपाधियाँ होती है उनका अंत किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि सेना और विद्या यानी एजुकेशन से संबंधित जो उपाधियाँ होती है उनको छोड़कर राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करता है। और राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का नागरिक किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अंदर। उसके बाद अनुच्छेद 19 आता है। तो 19 के तहत क्या होता है? नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार समाप्त किए जाने के बाद में इनकी संख्या 6 हो गई थी, ये हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की सुविधा मतलब स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। जैसे कि एक तो आपका है जैसे कि अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आवागमन, निवास, इस तरह की जो स्वतंत्रता होती है 5-6 तरह की वो दे रखी है। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञप्ति की स्वतंत्रता और फ़ोन टेपिंग जो होता है उसके विरुद्ध अधिकार और किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये सब इसमें दे रखे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि मीडिया अपने आप में स्वतंत्र निकाय है, इसको आप किसी भी प्रकार से दबा नहीं सकते। और व्यावसायिक विज्ञप्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हो तो आपको जो आपका बिज़नेस है उसका एडवर्टाइजमेंट करने की पूरी छूट होगी। और फ़ोन टेपिंग के मतलब विरुद्ध अधिकार है कि कोई बातचीत कर रहा है तो आप किसी भी लोगों की बातचीत को आप टेप नहीं कर सकते। और किसी भी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई अखबार है तो उसके ऊपर आप पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हाँ, मान लेते हैं कि अगर कोई गलत न्यूज़ छाप रहा है या फिर उसका कोई गलत कृत्य है तो उसको आप आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाते सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अधिकार हमारे को इसमें मिले हुए हैं अनुच्छेद 19 के अंदर। उसके बाद दोस्तों 19 का जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद 19(2) एक और नया अनुच्छेद है, ये इसका अपवाद है 19 के का। कैसे? इसके अंदर लिखा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे को अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन इसी के अंदर प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है। किस कंडीशन में लगाई जा सकती हैं? जब राज्य की सुरक्षा का मुद्दा हो, पहला। दूसरा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में हो। तीसरा, लोक व्यवस्था एक कारण हो इसके पीछे। चौथा है शिष्टाचार या सदाचार के हित में है। पांचवा है न्यायालय अवमानना। छठा है मानहानि। सातवां है अपराध के लिए उत्तेजित करना किसी को।
8वां है भारत की प्रभुता व अखंडता। यानी इन सब मुद्दों की अगर बात होगी या इनके साथ छेड़छाड़ होगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी न्यायालय की अवमानना करने लग जाओ, किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करो और भारत की प्रभुता और अखंडता के ऊपर कोई सवाल उठाओ, तो ऐसे करने की अभिव्यक्ति नहीं होती है। बाकी आप कुछ भी बोलो, आपको अनुमति है। और अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में भी संरक्षण है। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराध के लिए दोष सिद्धि का अर्थ क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक आप अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसने अपराध की अवधि में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जैसे कि किसी ने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है, और जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उस अपराध का कोई कानून बना हुआ ही नहीं था, जैसे कि, तो उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे कि किसी ने कुछ अपराध किया है और उसको हमारे जो आईपीसी है उसके अंदर अपराध की श्रेणी में डाला गया है कि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए ये कानून बनाया गया है, तो उसका उल्लंघन होगा तभी जाके उसको आप अपराधी बोल सकते हो। इससे पहले आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते। और क्या है इसके अंदर कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि किसी भी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति है तो उसको स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको गुनाह कबूलने के लिए उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। तो ये बात है अनुच्छेद 20 के अंदर। 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। फिर हम दोस्तों इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को मिले हुए हैं और कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो भारतीय नागरिकों और विदेश दोनों को मिले हुए हैं। तो केवल भारतीयों को मिलने वाले अधिकार कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। और विदेशियों को भी मिले हुए हैं। जो कौन कौन से हैं? जो भारतीयों को भी मिले हैं और विदेशियों को भी मिले हैं। तो 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24 और 25 से लेकर के 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 ये सब भारतीयों और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 तक हमने देख लिया था। अब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसका मेन मतलब ये है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसको मौत की सज़ा नहीं मिली हो। कहने का मतलब अगर उसने ऐसा कोई संगीन अपराध किया है जिसके तहत उसको फांसी की सज़ा मिली हुई है या मौत की सज़ा मिली हुई है तो उस केस में ही आप उसको मार सकते हो। इसके अलावा अन्य किसी कारणों से आप उसको मार नहीं सकते। उसकी जो प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता है उसको आप छीन नहीं सकते। नागरिक को न केवल जीने का अधिकार है, उसको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को न केवल जीने का अधिकार है बल्कि उसको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। कोई उसकी इज्जत को ख़राब नहीं कर सकता है। ये इसको अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इस एक्ट को लेकर दोस्तों कुछ केस भी है, जैसे कि गोपालनवाद केस, मेनका गांधी केस। गोपालन केस जो है वो 1950 में आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की थी, यानी कि इसमें जीने का जो अधिकार है उसको एलुबरेट किया था उन्होंने, इसकी विस्तार से व्याख्या की थी। और मेनका गांधी वाद में भी इसे और ज़्यादा विस्तारित किया गया था, इसके बारे में बताया था उन्होंने। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के को जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट किया था, संविधान संशोधन किया था, इसको अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ही एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, इसको आप ध्यान रखना अनुच्छेद 21 के को। अनुच्छेद 21 में दोस्तों एक निजता का अधिकार भी जोड़ा गया है। निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार, जो के एस पुट्टास्वामी
बनाम भारतीय संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का यानी कि मौलिक अधिकारों का भाग है। निजता का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी, यानी कि किसी की भी कोई गुप्त जानकारी है तो उसको आप उजागर नहीं कर सकते हो। किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, तो डाटा को आप पब्लिकली उसको सभी को बता नहीं सकते। ये निजता का अधिकार है, ये भी अनुच्छेद 21 का ही भाग है। अब हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। इसके अंदर 2-3 खंड है अनुच्छेद 22 के अंदर। पहला खंड क्या है, यानी पहला भाग क्या है इसका, अनुच्छेद 22 का? इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी हुई तो उसको कारण जानने का अधिकार है कि भाई मेरे को किस कारण से गिरफ्तार किया है आपने। दूसरी बात, उसको अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने का और वकील को हायर करने का अधिकार है। वो किसी भी व्यक्ति वकील से परामर्श कर सकता है और अपने बचाव के लिए किसी भी व्यक्ति वकील को पसंद कर सकता है, चुन सकता है, ये उसको अधिकार होता है। इसके बाद अनुच्छेद 22 के खंड 2 यानी कि भाग 2 में क्या लिखा हुआ है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष उसको पेश करना आवश्यक है। ये उसको अधिकार मिला हुआ है। जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक उसको जेल में बंद रखने का अधिकार नहीं है। उसको मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 22 के तीसरे खंड में क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों खंड 3 में लिखा हुआ है कि ऊपर वाले जो 2 खंड है जो मैंने आपको भी बताए थे कि भाई 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। तो ये जो ऊपर वाले 2 खंड है, ये जो 2 अधिकार हैं वो किन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे, किन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे इसके बारे में इसे बताया गया है। पहला तो वो लोग जैसे कि वो शत्रु देश के नागरिक हैं तो उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि भाई साहब आपको किस तरह गिरफ्तार किया है इसका कारण बताओ, या फिर अपना मनपसंद का वकील करो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करो। तो शत्रु देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों दूसरा है इसमें निवारक निरोध के अधीन किसी गिरफ्तार व्यक्ति को भी ऊपर वाले 2 अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अब निवारक निरोध का मतलब क्या है? सामान्य तौर पर हम देखें, निवारक निरोध का मतलब होता है कि जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी घटना को अंजाम देना चाहता है, जैसे कि कोई अपराध करने वाला है, और अगर हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति 2 दिन बाद में या 1 घंटे बाद में भी ऐसी घटना या ऐसा अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लो आप। जैसे कि कोई 1 दिन बाद में या 2 दिन बाद में, महीने बाद में कोई ऐसा काम करना चाहता है, ऐसे कोई अपराध करना चाहता है और उसका पूर्व में ही पता लग जाए कि वो ऐसा करने वाला है, तो उसको घटना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लो। उसको हम बोलते हैं निवारक निरोध। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये हमने बात की अनुच्छेद 22 की। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24। ये मुख्यतः शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती, जो मानवों का, लोगों का दुर्व्यापार होता है, इधर उधर से बेचते हैं। और बलात् श्रम यानी जबरन आप किसी से काम करवाते हो, तो इसका निषेध किया हुआ है अनुच्छेद 23 में। 23 के भी 2 भाग कर रखे हैं। पहले भाग में क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर महिलाओं और ST/SC जातियों के लिए विशेष महत्व इसको बताया गया है। और सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार, बेकार व बलात् श्रम का निषेध करता है ये अनुच्छेद। मानवों का दुर्व्यापार यानी कि आप देखते हैं ना, न्यूज़ में आते रहता है, बच्चों को, गर्ल्स को इधर से उधर लोग बेच देते हैं, तो इसको दुर्व्यापार बोलते हैं। बेकार का मतलब क्या होता है कि बेकार का मतलब जैसे कि हम अपनी सामान्य भाषा में या स्थानीय भाषा में कहते हैं ना, हाड़ी रहना को बेकार बोलते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में नौकरी करते थे ना, जैसे कोई बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ पर, तो उसको बेकार बोलते हैं, हाड़ी रहने को। बलात् श्रम का मतलब क्या है? बलपूर्वक किसी से काम करवाना, अगले आदमी की इच्छा ही नहीं है और आप काम करवा रहे हो, इसका मतलब है बलात् श्रम। तो इन सब का निषेध करता है ये अनुच्छेद 23 का पहला भाग 23(1) मानव दुर्व्यापार, बेकार और बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 का दूसरा भाग जो है उसमें क्या है? तो ये
अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बना सकता है या अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए इसमें अलग से प्रावधान बनाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 है। 24 के अंदर लिखा हुआ है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें ये जो फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होते हैं जिनके अंदर बच्चों को उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो उन पर उनकी नौकरी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम आयु वाले हैं उनको किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते हैं वो, या इसके अलावा भी कोई खतरनाक या कोई संकटपूर्ण कार्य है तो उसमें नहीं लगाया जा सकता। ये बच्चों के लिए अलग से एक कानून बना हुआ है, अनुच्छेद 24। ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि अनुच्छेद 24 जो है वो हानि रहित जो कार्य हैं जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है उसमें बच्चों के नियोजन पर निषेध नहीं करता है। यानी कि ऐसे कामकाज जिन पर बच्चों को कोई हानि नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ऐसे कामों में बच्चे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका निषेध नहीं करता है ये अनुच्छेद 24। सिर्फ रिस्क वाले कामों में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता बच्चों को, इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। क्या लिखा गया है 25 में? 25 के अंदर अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी कि कोई भी धर्म स्वीकार करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है सभी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको अपना कोई भी धर्म स्वीकार करने और अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 25। 26 में क्या लिखा हुआ है? 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी धार्मिक कार्यों का आयोजन करवा सकता है कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हम हिंदू लोग हैं तो कई बार भी कोई सत्संग करा रहा तो करा सकता है। इसके अलावा भी कोई से भी जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसका प्रबंध, उसका आयोजन करवा सकता है, उसको स्वतंत्रता है इस बात की। ये हो गया आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में क्या है? 27 में है कि धार्मिक कार्यों पर खर्च धन पर कर से मुक्त होंगे आप। यानी कि धार्मिक कार्यों पर जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही इसके अंदर जो चंदा इकट्ठा करते हैं ना धार्मिक कार्यों के लिए, उसकी भी छूट दे रखी है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये प्रावधान भी इसमें किया हुआ है। अनुच्छेद 27 की बात हो गई। अनुच्छेद 28 के अंदर क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 28 के अंदर धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। यानी कि अगर किसी को धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा रही है तो उसकी पूरी छूट है, उनको आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का नाम लेकर भाई साहब आप अगर सामाजिक बुराइयों को अंजाम दे रहे हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाल विवाह हो रहे हैं, सती प्रथा हो रही थी पहले, मानव बलि दी जाती थी, तो इस तरह की कुप्रथाओं को आप बढ़ावा नहीं दे सकते अपना धर्म का नाम लेकर। तो इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसी कारण से इस अधिकार को सीमित माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को सीमित माना गया है। और अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती भी है तो भी इसको एक तरह से आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता हो, धार्मिक शिक्षा मिले, लेकिन वो एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। ये हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अब उसके बाद 29 और 30 की बात करेंगे। 29 और 30 जो है अनुच्छेद, वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार कौन से हैं? 29 और 30। 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। कैसे किया गया है? अनुच्छेद 29 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको उनकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ ही उन नागरिकों को राज्य के अंदर आने वाले ऐसे संस्थान जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, जो धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उनको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता ऐसे संस्थानों के अंदर। तीसरी बात क्या है
कि ये जो अनुच्छेद 29 है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों में मुख्यतः जिनकी संख्या कम होती है देश में वही आते हैं, जैसे कि मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, इनकी संख्या कम है तो इनको अल्पसंख्यक माना जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केवल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू नहीं है, ये बहुसंख्यकों के लिए भी लागू है। यानी कि धर्म जाति के आधार पर अगर आप कोई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले रहे हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं, चाहे आप अल्पसंख्यक हो चाहे आप बहुसंख्यक हो। लेकिन मुख्य रूप से ये जो अनुच्छेद है ये अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 30 है, इसके अंदर शिक्षण संस्थानों को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अधिकार इसमें है। यानी कि आप शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं उनकी स्थापना कर सकते हो और उनका प्रशासन भी चला सकते हो। साथ ही इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि राज्य या प्रदेश अगर वो सभी संस्थानों को आर्थिक सहायता दे रहा है तो अल्पसंख्यकों द्वारा जो संस्थान बनाए गए हैं उनको लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा आर्थिक सहायता देने में। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप दूसरे संस्थानों को तो पैसा दे रहे हो, उनकी आर्थिक सहायता कर रहे हो, और अल्पसंख्यकों ने जो संस्थान बनाए हैं उनको आप पैसा दे ही नहीं रहे हो, तो ये भेदभाव नहीं होगा, राज्य सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार करेगा। ये दोस्तों बात होगी अनुच्छेद 30 तक की। उसके बाद अनुच्छेद 31 आना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 31 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, और 31 को हटा करके अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया है। 31 की कहानी ख़त्म। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये जो अनुच्छेद है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ऊपर के जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन होगा तो उनका इलाज कैसे होगा, उनकी सुरक्षा में कहाँ से मिलेगी? तो उनकी हमारे को सुरक्षा, उनका इलाज जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मिलेगा। यानी कि ऊपर वाले का अगर हनन होगा तो इस अनुच्छेद 22 के तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी याचिका दर्ज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये हम देखेंगे अनुच्छेद 32 के अंदर। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है उसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का हृदय है और ये संविधान की आत्मा है। हृदय और आत्मा क्यों है? क्योंकि हृदय के बिना, आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरह से अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो ऊपर वाले जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है। क्योंकि भाई साहब अगर आपके पास अधिकार आपको दे रखे हैं, उनका हनन हो रहा है और हनन हो रहा है तो उसकी कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तो उस अधिकारों का मतलब क्या है? अधिकार आपको खूब मिले हुए हैं और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी जीवन में, तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। सेम उसी कारण से भीमराव अंबेडकर जी ने इनको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें होती है। जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो होते हैं सभी राज्यों में होते हैं हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट जारी करते हैं। अब 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती है? पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है मैंडामस, तीसरी होती है प्रोहिबिशन, चौथी होती है उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूरी, और पांचवी होती है अधिकार प्रच्छा यानी को वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो है कि बंदी को प्रस्तुत करना। ये जो रिट होती है ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो समझता है कि उसको बिना मतलब के गिरफ्तार किया गया है, बिना मतलब के अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया है, यानी कि किसी की गलती है ही नहीं और उसको ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया है। उसको ऐसा लगता है अगर किसी व्यक्ति को कि मुझे बिना मतलब के गिरफ्तार किया गया है, तो वो प्रार्थना करता है न्यायालय से कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। फिर क्या होता है कि न्यायालय जो होता है वो जिस व्यक्ति ने उसको बंदी बनाया है, जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है, उसको आदेश देता है कि आपने जिसको बंदी बनाया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि न्यायालय के सामने आप उसको प्रस्तुत करो। और न्यायालय को अगर लगता है कि बंदी को बिना किसी कारण के अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसको तुरंत
मुक्त किया जाए। यानी कि अगर इसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर देते हो तो न्यायालय के आदेश से उसको आपको छोड़ना होता है। पहली बात हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण की। उसके बाद आता है परमादेश, इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है मैंडामस का, उसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यायालय कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, या फिर कोई अधीनस्थ न्यायालय है, सरकार है, या फिर कोई निगम है, कॉरपोरेशन है, तो वो अपने काम को करने से मना कर देता है। यानी कि कोई काम नहीं कर रहा है, जिसका कुछ काम है और वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसका काम करने का आदेश देता है न्यायालय परमादेश के अंदर। और कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है जो सार्वजनिक उसका कर्तव्य है उसको करने से इनकार कर रहा है और उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो न्यायालय उसको आदेश देगा कि भाई साहब आप अपना काम कीजिए। यानी किसी के काम को करने के लिए ये आदेश दिया जाता है परमादेश के अंदर। तो दोस्तों तीसरा है हमारा प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध में क्या होता है कि जब किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई की जाती है। यानी कि कोई निचली अदालत है और उसको कोई काम कर रही है, किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, फिर भी वो सुनवाई कर रही है, तो वो जो प्रक्रिया चल रही होती है उस प्रक्रिया के दौरान ही सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा उसे रोक दिया जाता है। ऐसा करने के लिए उस चलती हुई प्रक्रिया को रोक दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा। कहने का मतलब कोई निचली अदालत है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, यानी जो उसके अंडर में वो काम नहीं आता है, फिर भी वो उसकी सुनवाई कर रही है, तो उसको प्रक्रिया के दौरान ही उसको रोक दिया जाता है। या तो उच्च न्यायालय रोकेगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय रोकेगा। प्रतिषेध का मतलब ये है। उसके बाद एक होता है उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, इनमें क्या अंतर होता है ये हम देखेंगे। तो उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी, इसमें क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे जो ऊपर की अदालत होती है या अधिकारी होता है उसको हस्तांतरित कर देता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम है वो तहसीलदार का नहीं है, फिर भी तहसीलदार जी कर रहे हैं, तो तहसीलदार से लेकर के वो अगर वो एसडीएम का काम होगा तो उसे एसडीएम को सौंपेंगे, अगर वो कलेक्टर का काम होगा तो वो कलेक्टर को सौंपेंगे। सेम उसी तरह से जैसे कि कोई काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट का नहीं है तो हाई कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको उससे जो ऊपर वाली कोर्ट होगी, हाई कोर्ट है, तो उसको सौंप देगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इसके अंदर अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर क्या है? प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है। ये जब प्रोसेस चल रही होती है न्यायिक प्रक्रिया, उस समय जारी होता है प्रतिषेध। और उत्प्रेषण जो है वो उस समय जारी किया जाता है जब किसी भी मामले का डिसीजन फाइनल आ चुका होता है। जब निर्णय आ चुका होता है उस समय उत्प्रेषण जारी किया जाता है, जबकि प्रतिषेध मामले के बीच में ही जारी कर दिया जाता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपका आता है पांचवा अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अधिकार परीक्षा के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अवैधानिक रूप से यानी गैर कानूनी रूप से कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि आपका वो पद है ही नहीं, आप उस पद के योग्य ही नहीं हो और आपको बिना किसी वैधानिक रूप से आपको पद मिला हुआ नहीं है और आप पद को ग्रहण कर लेते हो, तो न्यायालय एक लेख के द्वारा उस व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश देता है। यानी बिना वजह अवैधानिक रूप से आप जाकर सीट पर जाकर बैठ जाते हो तो न्यायालय आपको उस पद को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह होता है अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों हमने इसके अंदर आने वाली 500 रिटों की बात कर ली। उसके बाद दोस्तों सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 35 जो है हमने बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। 35 में क्या है? 35 जो है वो मूल अधिकारों का एक अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि कार्यपालिका कुछ अंग जैसे कि सैन्य बल है, पुलिस है, आसूचना प्राधिकरण अभिकरण है, ये ऐसे हैं जहाँ पर स्वतंत्रता को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये अनुच्छेद संसद को ऐसी शक्ति देता है
कि वे इसके संबंध में विधि बनाकर मौलिक अधिकार की सीमा को निर्धारित करें। यानी कि जो आर्मी में, पुलिस में रहने वाले जो जवान होते हैं, उनके लिए ये सब स्वतंत्रताएं लागू नहीं होती, उनके लिए अलग से कानून होते हैं, सैन्य विधि जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये संसद को पावर मिलती है कि वो उनके लिए अलग से कानून बनाएं और मौलिक अधिकारों की सीमा का निर्धारण करें। अनुच्छेद 34 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भारत में कहीं भी सैन्य विधि यानी कि मार्शल लॉ अगर लागू है ना, तो संसद को यह शक्ति मिलती है कि वह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दें। जब भी सैन्य विधि, मार्शल लॉ लागू होता है, उस समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है उस व्यक्ति के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।